ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 एडवांस टॉपिक्स को। मतलब जावा के जो 10 एडवांस टॉपिक्स से क्वेश्चंस होंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है, उनको हम एक बार गो थ्रू करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो में इन डेप्थ में कवर करेंगे, ताकि ये जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनको हम बढ़िया तरीके से कवर कर पाएँ। मतलब एक वीडियो ही रहेगा हमारा अराउंड 30-40 मिनट का, तो अच्छे से हम टॉपिक को कवर कर पाएंगे। बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ एक सिंपल गो थ्रू करेंगे सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा एंड हाउ डज इट वर्क। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग क्या है और मल्टी थ्रेडिंग जावा के अंदर कैसे काम करता है। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि मल्टी थ्रेडिंग इन जावा एंड हाउ इट वर्क्स। Multithreading allows concurrent execution of multiple threads to enhance performance। तो बोला जा रहा है कि जो मल्टी थ्रेडिंग है, ये हमें अलाउ करता है कि हम मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ मतलब कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकें, ताकि ओवरऑल जो हमारा प्रोग्राम है उसका परफॉर्मेंस इन्हांस हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग हमें मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, ताकि ओवरऑल जो हमारा एप्लीकेशन है उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। इट यूजेस थ्रेड क्लास बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो बोला जा रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग को जावा में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। एक है थ्रेड क्लास और दूसरा है रनेबल इंटरफेस। तो किसी भी क्लास में अगर हमें मल्टीपल मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करना है, तो हम उस क्लास को थ्रेड क्लास के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर जो रनेबल इंटरफेस है, तो जिस भी क्लास में हम मल्टीपल थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस क्लास में हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, जे JVM शेड्यूल्स थ्रेड्स यूजिंग थ्रेड शेड्यूलर। तो बेसिकली JVM के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा, थ्रेड शेड्यूलर का एक फीचर होता है, जो कि बेसिकली हमें हेल्प करता है थ्रेड्स को शेड्यूल करने में। अब ये पूरा टर्म के बारे में हम एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो में अच्छे से इन डेप्थ देख लेंगे। तो अगेन हम एक बार इस क्वेश्चन को वापस से कवर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो जावा में मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली हमें करता है मल्टीपल थ्रेड्स को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करने में, ताकि ओवरऑल एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इन्हांस किया जा सके। दूसरा पॉइंट, मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम थ्रेड क्लास का यूज़ कर सकते हैं, या फिर रनेबल इंटरफेस को हम यूज़ कर सकते हैं। और जो थ्रेड शेड्यूलिंग है जावा के अंदर, वो JVM हैंडल करता है यूजिंग थ्रेड शेड्यूलर फीचर के। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रनेबल एंड थ्रेड। तो ये बेसिकली पूछ रहा है, ये जो दो हमारे कॉन्सेप्ट हैं क्लास और इंटरफेस, बोला है कि रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन रनेबल एंड थ्रेड आर, रनेबल implements runnable used for shared resources, promotes reusability। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जा सके, और रनेबल को इम्प्लीमेंट करने से ओवरऑल
जो कोड का रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ता है। दूसरा जो थ्रेड है, तो इट एक्सटेंड्स थ्रेड, हैज़ मोर कंट्रोल बट डज नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो बोला जा रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करने के लिए किसी भी क्लास के अंदर अगर हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हमें ज़्यादा ओवरऑल कंट्रोल मिलता है मल्टी थ्रेडिंग को लेकर, पर ये हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने में बाद में ये अलाउ नहीं करता है। तो अगेन रनेबल इंटरफेस को जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये हमें ओवरऑल जो शेयर रिसोर्सेस है उसको यूज़ करने में हेल्प करता है, और ओवरऑल रनेबल इंटरफेस के कारण कोड का जो रीयूजेबिलिटी है वो प्रमोट होता है। दूसरा जो थ्रेड क्लास है हमारा, थ्रेड क्लास के कारण हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर, बट एट द सेम टाइम ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को अवॉइड करता है या फिर अलाउ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड ब्लॉक इन जावा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि दो तरीके के सिंक्रोनाइजेशन होते हैं, एक तो हो गया हमारा मेथड, सिंक्रोनाइज्ड मेथड, और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो ये क्या है और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड ब्लॉक क्या होता है। तो इट प्रिवेंट्स रेस कंडीशन by allowing only one thread to access a resource at a time। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं किसी भी ब्लॉक या फिर किसी भी मेथड के साथ, तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड है ये हमें रेस कंडीशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। कैसे? तो उस पर्टिकुलर मेथड या फिर ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड जो भी रिसोर्सेस हैं उनको एक्सेस करने देता है। अगर किसी भी मेथड या फिर ब्लॉक के ऊपर अगर हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल थ्रेड उस मेथड या फिर ब्लॉक को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ एक ही थ्रेड को एक्सेस मिलता है एट अ टाइम, कि उस मेथड और या फिर जो ब्लॉक है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको एक बार में सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकता है। अब आगे देखते हैं सिंक्रोनाइज्ड मेथड ब्लॉक्स इंटायर मेथड। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम एक मेथड के साथ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड बेसिकली उस पूरे मेथड के ऊपर ही लॉक लगा देता है, जिससे अगर मल्टीपल थ्रेड एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करने के लिए आते हैं तो लॉक के कारण सभी को वेट करना पड़ता है सिवाय सिर्फ एक थ्रेड को जिसको मेथड अलाउ करता है अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स है स्पेसिफिक ब्लॉक फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बेसिकली किसी भी मेथड के अंदर हम एक छोटा सा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक बनाते हैं, इससे ओवरऑल पूरे मेथड के ऊपर लॉक नहीं लगता है, एक छोटे से स्पेसिफिक सेगमेंट के ही अंदर लॉक लगता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। तभी सिर्फ वही थ्रेड को वेट करना होता है जिनको उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करना है। एल्स रेस्ट ऑफ द जो भी मेथड हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना है तो सारे उस मेथड के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी लॉक। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैश मैप और हैश टेबल के अंदर मेन डिफरेंस क्या है।
तो हम देख लेते हैं इसका भी जो आंसर होगा वो हम थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग के ही हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है कि हैश मैप नॉट सिंक्रोनाइज अलाउज ओनली वन की नल की एंड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस। तो बोला जा रहा है कि जो हैश मैप है ये सिंक्रोनाइज नहीं होता है। मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड आकर हैश मैप के अंदर जो भी डेटा है उनको मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम कॉन्करेंटली रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हैश मैप के अंदर एक नल की अलाउ होता है। और तीसरा पॉइंट है कि हैश मैप सिंस कोई भी लॉक नहीं लगाता है तो ओवरऑल हैश मैप का परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होता है, वेदर वो रीड के लिए हो या फिर राइट के लिए हो। दूसरा है हैश टेबल। तो हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड, डज नॉट अलाउ एनी नल की एंड इज थ्रेड सेफ। तो बोला जा रहा है कि हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड होता है। मतलब अगर मल्टीपल थ्रेड्स आकर हैश टेबल से डेटा रीड और राइट करना चाहें एट द सेम टाइम कॉन्करेंटली तो रीड में भी अलाउ कर दिया जाए, बट राइट मल्टीपल थ्रेड्स के द्वारा एट द सेम टाइम अलाउड नहीं होता है हैश टेबल के अंदर। हैश टेबल के अंदर हम एक भी नल की को नहीं रख सकते हैं। और हैश टेबल थ्रेड सेफ होता है। मतलब कि अगर हमें किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मतलब किसी भी मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का ज़रूरत है जो कि थ्रेड सेफ हो, तो उस केस में हम हैश टेबल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है ये क्या है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स predefined data structures like list, set, map, and various algorithms। तो बोला जा रहा है कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बेसिकली एक लाइब्रेरी होता है, ठीक, जिसके अंदर हमें बहुत तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनके अंदर हम अपने डेटा को रख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे लिस्ट, सेट, मैप, और इसके अलावा हमें बहुत तरीके के एल्गोरिदम्स भी मिलते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इंक्लूड्स क्लासेस लाइक अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप एंड एटसेट्रा। तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज़ करके हमारा जो कोडिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो भी हमें मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए वाइल डूइंग प्रोग्रामिंग, तो वो सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश मैप और भी बहुत तरीके के जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे ही हमें जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अरे लिस्ट एंड अ लिंक्ड लिस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो हम देख लेते हैं इधर। बोला जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट आर, फर्स्ट अरे लिस्ट uses dynamic array as fast is fast for indexing,
एंड स्लो फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। तो बताया जा रहा है कि जो अरे लिस्ट है ये इंटरनली एक डायनामिक अरे को यूज़ करता है। मतलब कि जब भी अरे लिस्ट के अंदर इनिशियली जो साइज़ होता है अगर वो भरने वाला हो तो अरे लिस्ट डायनेमिकली अपने साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर लेता है। अरे लिस्ट वैसे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया होता है जहाँ पे हमें डायरेक्ट इंडेक्स के हेल्प से एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है, तो इट इज़ फास्ट फॉर इंडेक्सिंग। पर अरे लिस्ट का डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हमें अरे लिस्ट के अंदर किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड या फिर डिलीट करना हो तो वो काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि जब भी हम इन द मिडल ऑफ द अरे लिस्ट किसी भी एलिमेंट को ऐड या फिर किसी भी न्यू एलिमेंट को ऐड या फिर एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करते हैं, उस केस में हमें रेस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट हैं उनको रीएडजस्ट या फिर रीपोजिशन करना होता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि लिंक लिस्ट इट यूजेस डब्ल्यू लिंक लिस्ट फास्ट फॉर इटरेशन, फास्ट फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, स्लो फॉर इंडेक्सिंग। तो बोला जा रहा है कि जो लिंक लिस्ट हमारा कलेक्शन है, जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये इंटरनली डब्ल्यू लिंक लिस्ट को यूज़ करता है जिसके अंदर किसी भी नए एलिमेंट को ऐड या फिर डिलीट करना ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि सिर्फ हमें जो भी न्यू एलिमेंट और जो प्रीवियस एलिमेंट है इनके पॉइंटिंग डायरेक्शन को चेंज करना होता है। न्यू नोड की तरफ हमें इन्हें वापस रीडायरेक्ट करना होता है, पॉइंट करना होता है। और इनके अंदर अगर हमें इंडेक्सिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना होता है, जैसे डायरेक्ट किसी इंडेक्स बेस्ड एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो वो इसमें काफ़ी स्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फास्ट फेल एंड फेल सेफ इटरेटर। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर जो दो इटरेटर मेथड होते हैं, हमारे पास तरीके होते हैं, फेल फास्ट और फेल सेफ, ये क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि फेल फास्ट वर्सेस फेल सेफ इटरेटर्स। फेल फास्ट थ्रोज concurrent modification exception if modified during iteration, फॉर एग्जांपल अरे लिस्ट। तो बोला जा रहा है कि देखो, दो तरीके से हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जितने भी किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उन्हें हमें इटरेट करना है, मतलब एक एक एलिमेंट को देखना है कि वो एलिमेंट कौन से हैं, या फिर अगर हमें किसी एक एलिमेंट को ढूंढना है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम एक एक करके सभी एलिमेंट्स के ऊपर होकर जाते हैं और देखते हैं कि क्या वो एलिमेंट है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो ये इटरेशन प्रोसेस हो गया हमारा। अब फेल फास्ट क्या है? तो जब भी हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर इटरेट कर रहे होते हैं, मतलब हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, उस बीच में कोई दूसरा थ्रेड आकर हमारे रीडिंग प्रोसेस के बीच में उसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जो ये अरे लिस्ट है इसके पास इनिशियली 10 एलिमेंट्स थे, जब हम इटरेशन स्टार्ट किए, पर उसी बीच में दूसरा थ्रेड आकर उसके अंदर एक एलिमेंट को ऐड या फिर डिलीट करता है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर अब मॉडिफाइड हो गया। अब वो एक तरीके से दूसरा मतलब एक डिफरेंट डेटा को
सिंबलाइज करने लगा। तो उस केस में अब डेटा सेम नहीं रह गया हमारा। तो ऐसे सिनेरियो में कि डेटा के मॉडिफिकेशन से हमारा जो आउटपुट है वो गलत हो सकता है, तो उस केस में हम फेल फास्ट करते हैं, मतलब इमीडिएटली हम उस प्रोसेस से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमारा जो करंट डेटा है वही मॉडिफाई हो गया। तो इस केस में जो इटरेशन है ये कैंसिल हो जाता है। दूसरा है फेल सेफ। तो ये इटरेशन में क्या होता है कि डज नॉट थ्रोज एन एक्सेप्शन, वर्क्स ऑन अ कॉपी दैट इज कॉन्करेंट हैश मैप। तो बोला जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अगर 10 एलिमेंट्स अभी इनिशियली स्टोर्ड है, तो ओरिजिनल जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसका एक हम एग्जैक्ट कॉपी उस मोमेंट पर बना लेते हैं। और जो भी हमें प्रोसेस होता है हम इस नए वाले कॉपी डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं, इसके ऊपर हम इटरेट करते हैं। इन केस जब हम डेटा को डेटा के ऊपर रीड कर रहे हैं, इटरेट कर रहे हैं, उसी बीच में अगर हमारे ओरिजिनल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आता है, तो उस केस में हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो प्रोसेस है, वो इंटरप्ट नहीं होगा, वो अपने कॉपीड डेटा स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। तो इन दोनों का अपना यूज़ केसेस हैं, जहाँ पे अगर हमें इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे हम फेल फास्ट इटरेशन को यूज़ करते हैं। और किसी जगह पे जहाँ पे हमें सर्विस की अवेबिलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है, हम नहीं चाहते हैं कि छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के कारण या फिर जस्ट डेटा अपडेट के कारण हमारा एप्लीकेशन ही अ, अ, उसके अंदर कुछ इशू आए या फिर एक तरीके से इंटरप्शन आए। हम नहीं चाहते हैं अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो, तो उस केस में हम फेल सेफ इटरेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वॉलेटाइल कीवर्ड इन जावा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर जो वॉलेटाइल कीवर्ड है, इस वॉलेटाइल कीवर्ड का क्या पर्पस है। तो आंसर दिया हुआ है कि द पर्पस ऑफ वॉलेटाइल कीवर्ड, इट इंश्योर्स changes to a variable are immediately visible to all threads। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल के साथ वॉलेटाइल कीवर्ड को यूज़ करते हैं, तो इससे हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि उस वेरिएबल का जो डेटा है वो डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर, मतलब जो हमारा मेन मेमोरी है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो। अगर कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, कुछ भी मॉडिफाई कर रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, तो वो डायरेक्ट मॉडिफिकेशन हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हो, ना कि सीपीयू के कैशे के अंदर। और इन केस अगर किसी भी थ्रेड को इस वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल के साथ वॉलेटाइल कीवर्ड लगा हुआ है, तो वैसे वेरिएबल का डेटा हम डायरेक्ट मेन ऑब्जेक्ट के ही पास से जाकर रीड करते हैं, ना कि सीपीयू कैशे से हम रीड करते हैं। तो इट प्रिवेंट्स सीपीयू कैशिंग इशू एंड गारंटीज एटोमिसिटी फॉर रीड राइट ऑपरेशन। तो बोला जा रहा है कि किसी भी वेरिएबल के साथ जब हम वॉलेटाइल कीवर्ड को यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम सीपीयू कैशिंग इशू को प्रिवेंट करते हैं। और वॉलेटाइल कीवर्ड के हेल्प से हम गारंटी करते हैं परफॉर्म ऑपरेशन के एटोमिसिटी को, कि जो भी रीड हो या फिर राइट हो वो कम्प्लीटली हो, ना कि सीपीयू के ही अंदर, वो कैशे के अंदर मेंटेन हो। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेसेस इन जावा एंड हाउ डू दे वर्क। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जावा के अंदर फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं।
आंसर दिया हुआ है कि फंक्शनल इंटरफेसेस एंड हाउ डू दे वर्क. इंटरफेसेस विथ ओनली वन abstract मेथड्स, फॉर एग्जांपल रनेबल एंड कॉलेबल. तो बोला जा रहा है कि फंक्शनल इंटरफेसेस वैसे इंटरफेसेस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही abstract मेथड होता है, used in lambda expressions and stream APIs, for example, and also has functional interface annotation. तो बोला जा रहा है कि फंक्शनल इंटरफेसेस को हम लैम्डा एक्सप्रेशन और स्ट्रीम एपीआईज के अंदर यूज़ करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए. और जब भी हम एक फंक्शनल इंटरफेस को डिफ़ाइन करते हैं तो वैसे इंटरफेसेस के ऊपर हम एक फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन भी यूज़ करते हैं. इस टॉपिक को भी हम इन डेप्थ में देख लेंगे. व्हाट इज़ स्ट्रीम एपीआईज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ स्ट्रीम एपीआईज इन जावा एंड हाउ डज इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. तो बोला जा रहा है कि जावा के अंदर ये जो स्ट्रीम एपीआई हैं ये क्या है और ये परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं. तो आंसर है स्ट्रीम एपीआईज एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट. तो स्ट्रीम एपीआई प्रोवाइड्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग फॉर कलेक्शंस लाइक मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस. तो बोला जा रहा है कि स्ट्रीम एपीआईज बेसिकली हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जावा के अंदर. और स्ट्रीम एपीआईज के हेल्प से हम जो भी हमारे पास कलेक्शंस होते हैं, मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे अरे लिस्ट, तो इनके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है उनके ऊपर हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम वर्ड्स के साथ, कम सिंटेक्स के साथ. जैसे हम मैप कर सकते हैं, फ़िल्टर आउट कर सकते हैं बहुत सारे डेटा को, और रिड्यूस भी कर सकते हैं डेटा को. सेकंड पॉइंट दिया हुआ है स्ट्रीम एपीआई सपोर्ट्स पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस विथ मल्टी कोर सीपीयूज. तो बोला जा रहा है कि स्ट्रीम एपीआईज के अंदर हमें पैरेलल प्रोसेसिंग का भी फंक्शनैलिटी मिलता है, जिसके हेल्प से हम सीपीयू के जो मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, मल्टीपल कोर्स होते हैं, उनको यूज़ करके जो हमारा एप्लीकेशन है उसके परफॉर्मेंस को यूज़ कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो यही था हमारा जावा के एडवांस टॉपिक से जो मेन टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन या फिर समरी.